नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा कि चैप्टर से ही प्रतीत होता है कि यह एक मनुष्य कैसे लैंगिक की क्रिया करता है, कैसे जनन की क्रिया करता है और अपनी पीढ़ी को कैसे बढ़ाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे इसके लक्षण जाते हैं और इसमें कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस अध्याय में देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम कॉपी और पेन लेकर के बैठें और जहाँ भी ऐसा लगे कि हमको ये वीक पॉइंट है वहाँ उस चीज़ को नोट करें, अपने कॉपी में लिखें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो कक्षा 12वीं की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो आप लोगों को जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से क्लासें नहीं चल रही हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो आप लोग हमारे वीडियो से अच्छे नोट्स से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ या आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप पुश करके वीडियो को आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो आते हैं मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तीसरा अध्याय है ये कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय, मानव जनन लैंगिक जनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानवों में जनन की जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल और लैंगिक जनन सेक्सुअल। लेकिन मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नर और मादा या स्त्री या पुरुष दो प्रकार के युग्मक आपस में भाग लेते हैं और अर्धसूत्री विभाजन करके ये एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं या नई पीढ़ी की उत्पत्ति करते हैं। पुरुष और स्त्री में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 जो गुणसूत्र होते हैं और यही जो है युग्मक कहलाते हैं, जिनको हम गैमीट कहते हैं। तो ये युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक दो होते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई में विभाजित रहता है और जो मादा का गुणसूत्र होता है वो एक्स और एक्स में विभाजित रहता है, एक्स और एक्स में। ठीक है। जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं या क्रॉस सेक्शन करते हैं। जब इनके गुणसूत्र आपस में क्रॉस सेक्शन करते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इसके बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं और इसके बाद एक नई संतान की जीवन की उत्पत्ति होती है। अब हम आते हैं कि आखिरकार ये लैंगिक जनन की क्रिया में गुणसूत्र आपस में कैसे मिलते हैं और कैसे लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो आते हैं, यदि नर युग्मक का एक्स गुणसूत्र मादा युग्मक के एक्स गुणसूत्र से मिलते हैं तो एक्स और एक्स मिल करके एक मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका? मादा युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक दोस्तों, एक्स और एक्स नर युग्मक का एक्स गुणसूत्र और मादा युग्मक का एक्स गुणसूत्र दोनों मिलकर के मादा युग्मनज का निर्माण करते हैं। अर्थात जब ये एक्स और एक्स दोनों आपस में मिल जाएंगे तब एक लड़की अर्थात स्त्री जाति का जन्म होगा। ठीक। नेक्स्ट में जब नर युग्मक का वाई गुणसूत्र और मादा युग्मक के एक्स गुणसूत्र से जब मिलते हैं तो एक्स और वाई दोनों आपस में मिल कर के जो है
नर युग्मक का निर्माण करते हैं या पुरुष की उत्पत्ति होती है। ठीक, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि दोनों पर्सन मादा और नर दोनों एक दूसरे के लिए यदि पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो कितने इम्पॉर्टेंट हैं दोनों के युग्मज, जिससे एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं कि 46 गुणसूत्र कैसे होते हैं। तो आप लोगों ने जैसे देखा है कि नर युग्मक के 46 गुणसूत्र और मादा के 46 गुणसूत्र ये आधे आधे भाग में कन्वर्ट हो जाते हैं 23 और 23 में, और इधर 23 और 23 23 और 23 में 23x का और 23y का, इधर 23x का और 23x का। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 46 युग्मक हो जाते हैं। ठीक है, तो यही युग्मक आगे चल कर के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं और आगे की ओर नई संतानों में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं निषेचन से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी है निषेचन, और तीसरी है निषेचन के पश्चात घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन और पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है दोस्तों, तो निषेचन पूर्व घटना, आज की कार जब निषेचन की क्रिया होती है उसके पूर्व कौन सी घटना होती है और इसके बाद निषेचन में क्या होता है और निषेचन के पश्चात होने वाली जो घटना है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आते हैं निषेचन पूर्व घटना में। निषेचन पूर्व घटना में के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे है युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, अब युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, और साथ में ही शुक्राणुओं का निर्माण होना या शुक्र जनन की क्रिया और अंड जनन। शुक्र जनन की क्रिया किस भाग में होती है? नर भाग में। ठीक है, और अंड जनन की क्रिया किस भाग में होती है? मादा भाग में। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है और नर भाग में युग्मकों का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि शुक्राणुओं का निर्माण किस भाग में होगा? नर भाग में, इसको हम क्या कहेंगे? युग्मक का निर्माण। ठीक है, और मादा भाग में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आते हैं नर जनन तंत्र में। ये निषेचन पूर्व की घटनाओं के अंतर्गत चल रहा है। नर जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेल का मतलब ही है पुरुष से संबंधित। इसमें हम इनके जनन तंत्र या सिस्टम के बारे में जानेंगे, कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है इसमें प्रथम लैंगिक जनन। कौन सा? प्रथम लैंगिक जनन। वो कौन सा है? वृषण। क्या है? वृषण। ठीक सॉरी। नेक्स्ट में आते हैं, दूसरा है सहायक अंग। सहायक अंग में कौन कौन से हैं? सहायक नलिकाएं हैं। सहायक अंग या द्वितीय अंग इसी को कहते हैं। पहले में क्या है? प्राथमिक अंग है जिसको हम वृषण कहते हैं, और सहायक या द्वितीय लैंगिक अंग है। इसमें दो प्रकार के हैं, सहायक नलिकाएं हैं और सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक नलिकाएं शुक्र वाहिनी जो शुक्राणुओं में पाई जाती है और शुक्राशय, दो चीज़ें होती हैं। और सहायक ग्रंथि में काउपर ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो ये आ गए हमारे नर के कौन कौन से भाग होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। पहला जो आप लोगों को बताया कि प्राथमिक अंग, और दूसरा है सहायक या द्वितीयक अंग। नेक्स्ट में आते हैं रिप्रोडक्शन में।
रिप्रोडक्शन कौन सी क्रिया है या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जनन यह वह जैविक क्रिया है। क्या है? एक जैविक क्रिया है। यह वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यदि जीवों की उत्पत्ति करना है तो लिंग जनन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो अपने समान यदि जीवों की उत्पत्ति होती है तो इसका मतलब है कि यह एक जैविक क्रिया है और इसमें हम नई संतति की उत्पत्ति करते हैं और अपनी ही जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। किसकी? अपनी जाति की। यदि हम अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं तो रिप्रोडक्शन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मानव एक लिंगी प्राणी है। आप सब लोग जानते हैं कि मानव कैसा है? एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, क्योंकि नर और मादा अलग अलग लिंग के प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट में है क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी पर होते हैं। ठीक सॉरी। नेक्स्ट में आते हैं, मानव एक जरायुज प्राणी है। कैसा है? जरायुज। दो प्रकार के होते हैं प्राणी, पता है आप लोगों को। पहला होता है अंडायुज। ठीक है, और दूसरा होता है जरायुज। ठीक, पहला अंडायुज और दूसरा जरायुज। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है? पहला अंडायुज जो है, अंडायुज में ऐसे प्राणी होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से ही उनके जीव या उनकी जो संतानें हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जरायुज जो सीधे डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं वो ऐसे जीव जरायुज होते हैं। डिफरेंट दोनों के समझ में आया होगा। अंडायुज ऐसे जीव जो अंडा उत्पन्न करने के बाद जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं, और जरायुज ऐसे हैं जो सीधा डायरेक्ट बच्चे की उत्पत्ति करते हैं। वो तो मानव कैसा है? मानव जरायुज है, जरायुज प्राणी है, क्योंकि यह अपने समान बच्चों को जन्म देता है। क्या करता है? अपने समान बच्चों को जन्म देता है। मानव की जनन क्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। अब देखिए कौन कौन से चरण होते हैं। पहला है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन की जो क्रिया है वो अंडाणु और शुक्राणु दोनों के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन की क्रिया या गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि नर भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा भाग में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो युग्मनज या युग्मक जनन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा है वीर्य सेचन। इनसेफमिनेशन। वीर्य सेचन इसमें नर अपने युग्मक मतलब शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है। ठीक है, वीर्य सेचन की क्रिया में क्या करता है? नर अपने शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित कर देता है और छोड़ देता है। तीसरे नंबर पे आते हैं निषेचन। इस
प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों के केंद्रों का संलयन होता है। नर और मादा युग्मकों के केंद्र को संलयन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो नर और मादा की जो युग्मक हैं आपस में केंद्रित होकर के मिलते हैं और मिलने के बाद ये निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, युग्मकों के केंद्रों का संलयन मतलब जैसे मादा युग्मक हो गया और नर युग्मक हो गया, इनके आपस में जो केंद्र हैं वो क्या करते हैं? संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं युग्मनज या जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप बनी संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक